अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं बदलती राय। नाज़रीन, हमारे दो सेगमेंट्स हैं इस प्रोग्राम के। पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज की कि DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग की है, 1 पॉइंट एजेंडा था इस प्रेस ब्रीफिंग का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो है प्रेस ब्रीफिंग की गई है। और इसमें उन्होंने जो बताया कि जो एक बयान आया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर की तरफ से, सरदार अयाज सादिक साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि ये जो बयान है ये हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश की गई है इसमें, और तारीख़ को जो है एक गलत रुख देने की कोशिश की गई है। वो वाक़यात जो जिसका क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है, और पूरी दुनिया और भारत भी इस बात को तस्लीम करता है कि जिस जवामर्दी से और जिस जुर्रत के साथ पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, और इसको पूरी दुनिया में सराहा भी गया। लेकिन इसके बाद जेनेवा कन्वेंशन के तहत और इन रूल्स को फॉलो करते हुए पाकिस्तान की स्टेट ने बहुत मैच्योर किस्म का रिस्पांस दिया और अभिनंदन जो विंग कमांडर थे उनको वापस कर दिया भारत को। अब इस सारी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने का क्या मकसद है? कौमी सलामती के मामलात पर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नहीं चलती। ये बहुत ही गलत किस्म की बात है, गैर जिम्मेदाराना और गैर ज़रूरी सी चीज़ है जिसको डिस्कस किया गया, और वो भी असम्बली के फ्लोर पर। इसके क्या वजूहात हैं, इसके क्या आगे इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इस पर हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें। और जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान जो कारकर्दगी दिखा रहा है, ये पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान का जो चेहरा पेश कर रहे हैं, जो तस्वीर पेश कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और भारत का मीडिया इन सारी चीज़ों को लेकर किस तरह चल रहा है, और जिस तरह भारत के मीडिया ने कल से बगले बजाना शुरू कर दी और जो शोर शराबा हमें वहाँ पर नज़र आया, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा बयानिया जो है उसको तकवीत मिल गई है पाकिस्तान के एक अहम लीडर जो हैं, जो फॉर्मर स्पीकर असेंबली हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है और इसको तकवीत मिल रही है। बहरहाल DGISPR जब ये प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उन्होंने मजीद क्या बात की, मैं चाहती हूँ कि ये आप सुन लें और उसके बाद जो हमारे आज के मेहमान हैं उनकी तरफ हम आएंगे। कल एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की, जिसमें न सिर्फ उन्हें मुँह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हज़ीमत उठाई। अफ़वाज पाकिस्तान के चौकन्ना और बरवक्त रिस्पॉन्स ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अफ़वाज पाकिस्तान खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार है। कल इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं। इस सारी बात को यकीनन वो बेहतर तरीके से सम अप कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ हमें स्काइप पे इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, तो हुकूमती तर्जुमान के तौर पर वो इस वक्त हमें बता पाएंगी कि हुकूमत इस सारे मामले को किस तरह से देख रही है। सर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी शहजाद चौधरी साहब। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की प्रेस ब्रीफिंग थी और इसका 1 पॉइंट एजेंडा था। कितना ज़रूरी था ये रिस्पॉन्स ये बताने के लिए कि इस वक्त जो भारत जिस तरह से इसको परसीव कर रहा है, जो हमारे यहाँ कल हुआ, न सिर्फ हमारे मुल्क में हम आवाम जो है वो भी इस बात पे दुखी है, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इस वक्त बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है तमाम लेवल्स पर। अगर हम फौज की बात करें तो ये कितना ज़रूरी था आज की इस वजाहत का आना? नहीं, इस वजाहत तो ज़रूरी थी। और देखिए, इसमें ये जो वाक़या हुआ 26 फरवरी का या 27 फरवरी का, उसके दो उसको तरीके से देखना है। एक तो हकायक हैं जो कि 26 को हुए और 27 फरवरी को हुए। भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान की सरजमीन पे हमले की कोशिश की, हमला किया, और उस हमले का जवाब फिर बखूबी 27 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन तक पहुंचा दिया और उसके 2 जहाज मार गिराए। ये वो हकायक हैं जिसके ऊपर दुनिया ने उसके सबूत भी देखे, उसके ऊपर तज्जिए भी हुए, उसके ऊपर एक मॉडर्न 2 न्यूक्लियर पार्ट्स के बीच में एक जो एयर कॉम्बैट हुई या जो जंग का कैफियत बनी, उसका एक पूरे का पूरा मंजरनामा क्रिएट हुआ। उसके बाद उसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग है और कहानियां हैं। नैरेटिव बिल्डिंग है वहां पर जहां पर के सियासी चीजें आती हैं।
आपने विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया, पकड़ के आपका कैदी बन गया। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ पाकिस्तानी अफवाज के साथ ताल्लुक नहीं था, वो तो पाकिस्तान का कैदी था, ना वो फौज का कैदी था, ना वो एयरफोर्स का कैदी था। हमारा काम मुल्क की सरहदों का दिफा करना और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, जो कि पाकिस्तानी फजाइया ने अपना काम करके अभिनंदन पकड़ा गया, पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ये आपका मुजरिम है, इसको अब आप संभालिए। उसके बाद जो मामला होते हैं, अब उसमें भी हकायक है और फिर जो कल की कहानी है वो उसके ऊपर जिस तरीके से एक नैरेटिव बिल्डिंग की गई है। जो बाद की कहानी होती है उसके अंदर ये होता है कि फिर जेनेवा कन्वेंशन है, फिर इंटरवेंशन होती है इंटरनेशनल, फिर जो मुल्क जिसका नुकसान हुआ होता है वो पहुंचता है कुछ न्यूट्रल कंट्रीज तक और उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि जी हमारा बंदा POW है। ये जंग ऐसी नहीं थी जो कि 3 हफ्ते चली या 1 महीना चली, ये तो 2 दिन की एक मुठभेड़ थी। उस 2 दिन की मुठभेड़ में इंडिया ने अपना नुकसान रिकवर करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ लोगों तक, कुछ मुल्कों तक राब्ता किया। ठीक है, तो हमें अपना काम कर दिया था। अभिनंदन को हम हफ्ता और रख लेते, 1 महीना रख लेते, 2 महीने रख लेते, उससे कुछ हमें कुछ हासिल तो नहीं होना था। कुलभूषण यादव वो आदमी है जिसको हमेशा के लिए रखना है, क्योंकि वो चेहरा है भारत का जो कि हमने दुनिया को दिखाते रहना है कि ये है तुम्हारा चेहरा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि कल जो हुआ हमारी पार्लियामेंट में वो बदकिस्मती इतनी है कि एक तो कोता अंदेशी है, बिल्कुल ही मायोपिक किस्म की सोच, फिर उससे क्या फायदा हासिल करना मकसूद था, कोई सियासी फायदा था, क्या करना था, उसका जिक्र करने की उनको जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये उनका अपना बयानिया है। ये शाह महमूद कुरैशी ने नहीं कहा कि मेरी टांगे कांप रही थी या मेरे माथे पे पसीना था, अयाज सादिक साहब ने उनको इस तरीके से बयान किया है। अब कौन सच बोलता है, कितना सच बोल रहा है, हकीकत क्या है, और उनकी टांगों में उनकी टांगे क्यों कांपनी है? जो मारने वाले हैं उनकी टांगे नहीं कांपती, वो जाके दुश्मन के इलाके में भी मार के आ जाते हैं, वो दुश्मन के जहाजों को भी गिरा देते हैं, वो मरने के लिए भी तैयार है, वो शहादतों के लिए भी तैयार है, वो मारने के लिए बिल्कुल तुले हुए हैं। उनकी टांगे नहीं कांपती, आप ही घर बैठे टांगे कांप रहे हैं, आपको क्या मसला है? तो ये एक अजीब सी कहानी है जो कि हमारे सियासी कल्चर में बदकिस्मती से कल के दिन में आई है, और ये शायद कंटिन्यू हो, कोई कंटिन्यूटी हो, इसको शायद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और एक ऐसा आदमी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली, मेंबर नेशनल असेंबली, जिसने अहद किया हुआ, ओथ ली हुई है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मुंह से ऐसी जुबान नहीं बोलूंगा कोई जिससे कि मेरे मुल्क को, मेरी कौम को नुकसान पहुंचे, वो ये बात करता है। ठीक है सर, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि जब हाइबर वॉर आप पर मुसल्लत हो चुकी है, की जा चुकी है, तो इस दौरान इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना चीज़ें सामने आना ये बहुत गलत बात है। हमें बहुत जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करना होगा। सर, इस किस्म की स्टेटमेंट किस किस्म का नुकसान आप ये समझते हैं कि पहुंचा सकती है? मीडिया की मैंने बात की है कि इंडियन मीडिया तो इसको यही करार दे रहा है कि ये हमारा ही बयानिया है जो आज पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहा है। देखिए, तो अब ये इस जो बयानिया देने वालों को, ये जो जिस किस्म की बात करते हैं, जो बयानात देते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो किसकी जुबान बोल रहे हैं, वो क्यों ऐसी जुबान बोलते हैं जो कि दुश्मन के बयानिया को तकवीयत देती है। दुश्मन का बयानिया क्या है? दुश्मन का बयानिया अपने लोगों को ये बावर कराना है कि नहीं, हम असल में ज्यादा मजबूत थे। एक चीज याद रखें कि जब भी स्कर्मिश हो, चाहे वो एक खतरा होता है जंग का, जैसे कि हर वक्त होता है, तो पाकिस्तानी अफवाज हो या कोई भी अफवाज हो, उन्होंने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स लेने होते हैं। ठीक है, उन्होंने दिफा करना है एक्टिवली, फिर उसके बाद कुछ और चीजों की तैयारी करनी है, एक और चीज की। तो ये एक कंटिन्यूस चीज होती है। आज भी तैयारी है हमारी, हर तरह से तैयारी मौजूद है। अब मेरा ख्याल है भारत की भी शायद होगी, इस किस्म की होनी चाहिए। तो दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में एक किस्म का तजिया करते हैं दूसरे का, और उनको पता होता है कि हम किस लेवल पे इसको लेके जा रहे हैं। देखिए ना, भारत का इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी बड़ी एयरफोर्स को हजीमत उठाना पड़ी, क्या वजह कि उसके बाद वो कुछ और करने नहीं आए? तो कि ये अयाज सादिक साहब के दिमाग में नहीं आता कि इतनी बड़ी एयरफोर्स होने के बाद, इतनी मार खाने के बाद जब 2 जहाज गिर गए, तो वही एयरफोर्स फिर अगले दिन, उसी दिन शाम को, दोपहर को, वो तो एक बड़ी एयरफोर्स होते हैं, उसको कुछ करना चाहिए। क्या हुआ? ये बातों बातों में ही आप टांगे कंपवा देते हैं। अरे भाई, सामने आइए, मतलब कुछ उनको कुछ करना चाहिए था ना। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ही एक जैसे कहते हैं ना कि गैर जरूरी बात, गैर जरूरी बयान, जिसके ऊपर खुद उनको कुछ थोड़ी शर्मिंदगी होनी चाहिए बात करते हुए। ठीक है, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहिबा,
क्या जहन में था अय्याज सादिक साहब के, या उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, या किसी की फरमाइश पे इस किस्म का बयान उन्होंने दे दिया कोई भी पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए? क्या कोई पॉलिटिकल उनको फ़ायदा हो सकता है इस किस्म के बयानात का? हाँ देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये हैरानी की बात है कि अय्याज सादिक जैसा शख्स जो कि एक इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे रह चुका है, उसने इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान में समझती हूँ कोई भी मुहिब्बे वतन जो है वो इस किस्म के कोई अल्फाज अपने मुंह से निकाल ही नहीं सकता। ये मैं समझती हूँ कि उनका ये बयान जो है ये PMLN की जहनियत और उसके बयानिए को फरोग देता है। और अब तो ये बात बहुत खुल के सामने आ गई है कि PMLN जो है वो प्रो इंडियन अप्रोच रखती है और वो हर सतह के ऊपर जो है उनका भारत के साथ जो एक गठजोड़ था नवाज शरीफ साहब का, वो उनके जो पीछे हवारी यहाँ रह गए हैं वो उसको सामने दिखा रहे हैं कि जी वो प्रो इंडियन उनकी सोच है। आप ये देखें कि अभी जो PDM के जलसे हुए हैं, अगर इंडियन मीडिया के ऊपर आप उसको देखें तो हर जगह ये बताया जा रहा था कि ये जो PDM का प्लेटफॉर्म है, ये PMLN जो प्रोटेस्ट के लिए निकली है, ये मिलिट्री एट्रोसिटीज के खिलाफ जो है ये सड़कों पे आई है। जबकि यहाँ पर वो आवाम को ये बताते हैं कि जी हम आपके लिए महंगाई के लिए निकले हैं। इंडियन मीडिया उसको किस तरह से उठाता है और मिलिट्री के खिलाफ उस PDM के प्लेटफॉर्म को जो है वो पेश करता है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये बिल्कुल बौखला चुके हुए हैं और जो इतने साल इन्होंने मेहनत की थी पाकिस्तान का इमेज गिराने में, ये पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह से इमरान खान साहब ने इमेज को उठाया है, जिस तरह से हमारे सिफारती सतह पे पाकिस्तान का मुकाम जो है वो इतना बेहतर हो गया है कि आज आप ये देखते हैं कि जब ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इलेक्शन होता है तो चाइना से भी ज्यादा वोट जो है वो पाकिस्तान को मिलते हैं। वो 193 में से 169 वोट लेता है, जो कि एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा वोट लेने का रिकॉर्ड बनता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो हर महाज के ऊपर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, हर जगह पे उसको पाकिस्तान के हाथों जो है वो हजीमत उठानी पड़ रही है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये उन्हीं के एजेंट्स हैं जो यहाँ बैठ के इस वक्त जिस तरीके से भी इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं या उसको किसी तरीके से ये बता सकते हैं कि जी इंडिया आज भी स्ट्रांग है और पाकिस्तान इंडिया से डरता है। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था और अय्याज सादिक साहब के स्टेटस जैसे शख्स से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस किस्म की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के इंटेग्रिटी को जो चैलेंज करने वाली बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, उनकी स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आना चाहिए था कि वो इसके साथ नहीं खड़े हुए हैं? ये उनका एक पर्सनल कमेंट तो हो सकता है, उनका अपना बयान है, लेकिन पार्टी जो है वो इस सोच के साथ नहीं है। लेकिन ये बयान तो तब आता ना अगर PMLN वाकई इस बयानिए पे खुद भी ना खड़ी होती। जाहिर है अय्याज सादिक साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी सोच को रिप्रेजेंट कर रहे थे और PMLN की, नवाज शरीफ साहब की, सबकी यही सोच है कि आपके सामने आ गई है तो वो इसको क्यों डिनाई करेंगे, क्योंकि ये उनका बयानिया ही PMLN का ये है, चाहे कोई भी लीडर हो उनका। ठीक है, शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहती हूँ तो डॉक्टर साहब अब बस मुख्तसरन मुझे वाइंड अप करना है। क्या कोई कानूनी चाराजोई हो सकती है इस मामले को? क्या यहीं पर उन्होंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा एक वजाहत कर दें और थोड़ा सा हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाए अय्याज सादिक साहब की तरफ से, लेकिन DG ISPR की तरफ से बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया, कैटेगोरिकली बताया गया कि अगर हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश की जाएगी या आप तारीख को बदलने की कोशिश करेंगे तो उसको तो ना तो आवाम कबूल करेंगे और ना ही हमारे इदारे कबूल करेंगे। जी बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ कि ये इसके कानूनी एस्पेक्ट्स को भी देखा जाएगा और अगर इसके ऊपर कोई एक्शन लेने की जरूरत हुई तो इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा, मगर ये पाकिस्तान की इंटेग्रिटी पे, पाकिस्तान की मैं समझती हूँ के ऊपर डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया है और ये बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहिबा। हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे थे DG ISPR की आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है उसके हवाले से, जो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था सरदार अय्याज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट कल आई थी और असेंबली के फ्लोर पर उन्होंने जिस तरह से तारीख को मस्क करने की कोशिश की और पाकिस्तान की जो एक वाज़ेह फतह है जिसको पूरी दुनिया जो है वो जानती है और भारत में भी बल्कि वो इस बात पर मजबूर हो गए कि बहाना ये बनाए कि राफेल तैयारे जो हैं वो हमारे पास नहीं थे, दस्याब नहीं थे, यानी कुछ ऐसे लेम एक्सक्यूज
केसेस की नौबत आ गई वहाँ पर, उसको उन्होंने मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान की हैसियत को लेट डाउन करने की कोशिश की। आप किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान सबसे पहले आता है और ये पार्टीज़ और ये सियासत वगैरह जो हैं ये बाद में आती हैं। कौमी सलामती के मामलात पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। हमारे अगले टॉपिक की तरफ मैं चाहती हूँ कि हम बढ़ते हैं और एक और बहुत अहम टॉपिक हमारे पास मौजूद है जिस पर हमें बात करनी है, यानी कोविड-19 के हवाले से। जब से कुछ हालात बेहतर हुए, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अगरचे पाकिस्तान में जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया और जो इंतजाम किए गए हुकूमत की जानिब से, पूरी दुनिया ने उसको सराहा और बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ इस इशू के साथ निपटा गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है, उसकी सेकेंड वेव जो है उसका इस वक्त हम सामना कर रहे हैं। खुशकिस्मती से पहले पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हालात कुछ बेहतर रहे और लोगों ने भी इस चीज़ पर अमल किया, जो SOPs तय किए गए थे उसको फॉलो किया। लेकिन अब लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। एक मरतबा फिर वही मामला दरपेश है कि आपको नए सिरे से लोगों को बताना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि किस कदर ये खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। और सेकंड वेव के हवाले से तो ये भी बताया जा रहा है, पहले बच्चों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से ये बताया जाता था कि शायद वो इतने इसकी जद में नहीं आएंगे, इतना नुकसान नहीं होगा। पहले तो ये भी खबर आई कि सिर्फ जो बुज़ुर्ग लोग हैं 50-60 साल जिनकी उम्र है उनको ज़्यादा अटैक करेगा। लेकिन इसके बाद हमने देखा कि नौजवान भी इसकी जद में आए और अब तो बच्चे और ख़वातीन भी, बच्चों के हवाले से भी बहुत इस किस्म की खबरें मीडिया पर आ रही हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें कि जिसमें बच्चों पर भी ये हिट कर रहा है, उनको भी अटैक कर रहा है। तो पाकिस्तान में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम क्या स्टैंड कर रहे हैं अब जबकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो सारा चल रहा है और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक मरतबा फिर सब कुछ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। तो इस में एक आम शहरी की जिम्मेदारी क्या है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब। और डॉक्टर साहब जो हैं ये बाहर कोरोना वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब, और रिसर्च के हवाले से जो सारे इस वक्त एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, WHO जो रिसर्च कर रही है, वैक्सीन के हवाले से जो सारा काम हो रहा है, वो डॉक्टर साहब हमें बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। इनके साथ मेरे बाईं तरफ मौजूद हैं डॉक्टर हसन उरूज साहब। डॉक्टर हसन उरूज साहब जो हैं DG हेल्थ इस्लामाबाद हैं और यहाँ इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है, क्या इकदाम किए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा हमें डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ, स्काइप पे हमें ज्वाइन करी हैं, इस हवाले से बात करेंगी डॉक्टर साहिबा कि गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है और इसको किस तरह से परसीव किया जा रहा है और हम इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर मुख्तार साहब की तरफ जाऊँगी। डॉक्टर साहब अभी मुझे ये बताइएगा कि जो रिसर्च लोगों ने एक उम्मीद लगाई हुई थी पिछले बहुत सारे अरसे से कि शायद जब वैक्सीन आ जाएगी तो फिर इलाज इसका मुमकिन हो पाएगा, और सेकंड वेव के हवाले से भी लोग इतने सीरियस नहीं थे। आप इसको कैसे परसीव कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है इस सेकंड वेव के हवाले से जब हम बात करते हैं? और रिसर्च के हवाले से अगर बात करें तो WHO के जो सारे एंटीवायरल वो सारे जो चीज़ें चल रही थी ट्रायल्स, वो भी नाकाम हो गए। तो सर क्या करें, अब क्या हो रहा है? बहुत मेहरबानी जी। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे ख़्याल में पिछले 2 हफ्तों के दरमियान जो है ना, जितना साइंटिफिक कम्युनिटी और वायरोलॉजी डिसअपॉइंट हुए हैं वो शायद कभी भी ना हुए हों। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि जब से ये कोविड-19 की बीमारी शुरू हुई है, अगर WHO की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो लास्ट जो वीक था दैट वाज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना केसेस। तकरीबन 20 लाख के करीब दुनिया में जो है ना कोरोना केसेस इन 1 वीक, विच इज़ ए रिकॉर्ड, इससे पहले नहीं हुआ था। दूसरी बात जो है कि हमें बहुत उम्मीद थी कि अब ये है कि कोरोना का, ये कोविड-19 की बीमारी का इलाज, इसके मल्टीपल वेज हैं जो कि क्लिनिक में मोस्टली एंटीवायरल दिए जाते हैं, इम्यून बूस्टर दिए जाते हैं, और अल्टीमेट होता है कि वैक्सीन हो जिससे हमें प्रोटेक्शन हो जाए। तो हमने बड़ा सुना कि सॉलिडारिटी ट्रायल और रेमडेसिविर, क्लोरोक्विन, ये सारे के सारे, और WHO ने इस पर एक मेगा ट्रायल्स भी कराए विच वर आई थिंक तकरीबन 3 दर्जन मुल्कों में थे और उसमें 11,000 लोग इन्वॉल्व हुए। एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि वो बिल्कुल फेल हो गए। उसके साथ जो है ना एक और जो ट्रायल चल रहा था वो ये था कि हम किसी तरीके से जो है ना, जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर दिया जाए। तो इम्यून बूस्टर जो थे वो टेक्निकल लैंग्वेज में IL-6 इनहिबिटर थे,
वो भी ट्रायल जो है ना फेल हो गए। सो व्हाट दैट ट्रांसलेट इनटू कि वी आर बैक टू जिसे कहते हैं कि स्क्वायर वन जो है ना, जहाँ तक इसकी रिसर्च और साइंस इन्वॉल्व है। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान पे अल्लाह का बड़ा करम रहा है, गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और सारी कम्युनिटी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और अब जो हम थोड़ा सा ट्रेंड देख रहे हैं कि अगेन इट्स ए राइजिंग और वायरस इज इन्फेक्शियस पार्टिकल 1 से 2 और इसका जो है ना आगे बढ़ता रहता है। तो मेरी अब जो है ना जो हम्बल सबमिशन होगी और सब पाकिस्तानियों के लिए whosoever is listening, बल्कि they should transmit this message to everybody else also कि अब हम पहले से ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में हैं और हमें चाहिए कि जब तक वैक्सीन एक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आ जाती, और वैक्सीन के बारे में भी मैं अर्ज करता जाऊं कि इस वक्त 154 वैक्सीन जो है ना उस पर ट्रायल चल रहे हैं, उनमें से तकरीबन 1 दर्जन जो है ना वो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंसानों में बहुत जल्द अवेलेबल होंगी। लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं, कभी एक वैक्सीन अच्छी है, दूसरी वैक्सीन अच्छी नहीं है। तो सर इसमें भी बहुत टाइम लगेगा और इसकी क्या गारंटी है कि आपको वो फौरी दस्तयाब भी होगी, आपको मिल भी जाएगी? हाँ। इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक, 1 साल लग जाए वैक्सीन के आने के बाद तक, 6 महीने हो, 10 महीने, 1 साल लग जाए। उससे बेहतर यह है कि आप खुद हिफाजत करें अपनी। डॉक्टर अरूज साहब की तरफ मुझे जाना है। सर इस वक्त क्या स्टेटस है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपके पास, अगर आप हमें बता पाएं कि ये सेकंड वेव जो है ये किस शिद्दत से इस वक्त हमलावर हो रही है हम पर? वो लोग जो समझते हैं कि शायद ये कोविड जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ज़रा उनको मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि इस वक्त हालात क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे मैं ये बताता चलूँ कि एक थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपके जवाब में। अगर हम पाकिस्तान के ट्रेंड को देखें तो हमारे यहाँ जून और जुलाई में पीक आई है, उसके बाद अगस्त में हमारे केसेस बहुत कम हो गए, सितंबर में और भी कम हो गए, और अब अक्टूबर के शुरू हफ्ते से एक आहिस्ता आहिस्ता पीक आनी शुरू हुई। यानी हमारे यहाँ तकरीबन मैं अगर इस्लामाबाद को एज ए केस स्टडी के तौर पे लिया जाए तो इस्लामाबाद में तकरीबन कोई जो केसेस आप एक रेशो निकालें तो 650-700 केसेस भी एक दिन में आए हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास इतने केसेस कम हो गए सितंबर में और इनिशियल अक्टूबर में और अगस्त के आखिर में कि तकरीबन 12, 13, 15 केसेस आने शुरू हो गए। और उसकी ज़ाहिर है जो वजूहात थी हमें पता है, गवर्नमेंट की एक काविशें शामिल थी और एफर्ट्स थे, लोगों की कोऑपरेशन थी, एक SOPs पे अमल था। अब दोबारा से अक्टूबर के मिड से लेकर अब तक हमारे पास मैक्सिमम, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हमारे पास रिपोर्ट हो चुके हैं। और उसमें यानी अब इस्लामाबाद में 900 से ज्यादा तादाद अब है हमारे दिल्ली के केसेस जी की। मतलब हाँ 900 से ज्यादा तकरीबन हो गई है, 800, 900, एक अगर आप एवरेज निकालें तो 850, 900 तक आ जाती है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3,31,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं, इस्लामाबाद में 19,000 हैं। दुनिया का अगर आप देखें तो तकरीबन 44 मिलियन केसेस हैं। उसके मुकाबले में अभी पाकिस्तान अभी पीछे जरूर है, लेकिन अगर हम ट्रेंड्स देखें पूरी दुनिया में, यूरोप और साउथ अमेरिकन और अमेरिकन ट्रेंड्स, कोई वक्त नहीं लगता। कैलिफोर्निया में आप देखें कितनी तेजी से केसेस बढ़े हैं, फ्लोरिडा में कितनी तेजी से बढ़े हैं। एक पैंडेमिक और एपिडेमिक इस मतलब स्पेनिश फ्लू के बाद एक मिसाल दी जाती है। इसी तरह हमारा जो डेथ रेट है वो भी काफी कम था, लेकिन अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि हमें रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ख़ासतौर पे जब डॉक्टर साहब ने जिस तरह फरमाया कि अब 150 से ज़्यादा बिल्कुल सही वैक्सीन्स ट्रायल की जा रही हैं, जिसमें से 12 ट्रायल्स जो हैं बहुत सीरियस स्टेज 4 में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन मैं इसमें एक वर्ड ऑफ कॉशन दूंगा। वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि ये वायरस अभी भी मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली नया है। जब वायरस आया था 2-4 महीने गुजरे थे, उस वक्त तो हम बरमला ये कहा करते थे कि ये वायरस एब्सोल्युटली नया है, हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का नहीं मालूम। लेकिन ये कोरोना वायरस की, सार्स वायरस की उस फैमिली में से है जिसने अपने आप को एक बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है। डेथ्स को
सिम्टम्स को और दुनिया में एक डिजास्टर सिचुएशन पैदा कर दी। हमें कॉशियस इस वास्ते होना है कि हम गारंटी से हमें नहीं कहना चाहिए कि 1 साल में या 1.5 साल में वैक्सीन आ जाएगी। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं कि जिस तरह डेंगू की वैक्सीन है वो ऑलमोस्ट वी वर वेरी नियर टू सक्सेस, लेकिन उसके चूंकि 4 इकसाम होती हैं, उसकी एक किस्म की वैक्सीन दूसरे किस्म में नहीं काम आ रही थी। इसी तरह इस वायरस लेकिन वो सिर्फ 4 थी ना, वो सिर्फ 4 थी, लेकिन ये इस वायरस की म्यूटेशन की भी रिपोर्ट्स आई हैं। डॉक्टर साहब ज्यादा इस पर रोशनी डाल सकेंगे। कल मैं डॉक्टर अताउर रहमान को सुन रहा था, तो वैक्सीन का जो 4th फेज है खास तौर पे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ह्यूमन ट्रायल और ह्यूमन साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं, क्योंकि ये इंसानों ने इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। जब तक हमें उनके साइड इफेक्ट्स नहीं मालूम हो जाएंगे, और मैं तो एक जो सबसे अहम बात कहना चाहूंगा कि वैक्सीन की गैर मौजूदगी में हम सबसे ज्यादा प्रिवेंशन को ही अपना वैक्सीन समझें। ठीक है, वो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। आप ये समझें कि यही वैक्सीन है हमारी और इसी से हमने फ़ायदा उठाना है। अभी मुझे डॉक्टर नौशीन साहिबा की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हमजा शफकात साहब से बात कर लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमजा साहब हमें वक्त देने के लिए। बड़े बर वक्त इकदामात इस वक्त जो है वो आप इस्लामाबाद के हवाले से कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप खुद हमें बता दीजिएगा कि इस वक्त जो इकदामात किए जा रहे हैं फौरी तौर पर ताकि कोविड-19 से बचा जा सके, वो क्या है, क्या कर रहे हैं आप लोग और लोग किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको? इसमें जैसे कि डॉक्टर साहब ऑलरेडी कह भी चुके हुए हैं कि आप प्रिवेंशन ही जो है वो हमारे पास सबसे बड़ा टूल है, और प्रिवेंशन में जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके 3 हिस्से हैं। एक तो हम ऑलरेडी जो पब्लिक इंटरेक्शन को लिमिट करने के लिए ताकि वो ये डिजीज स्प्रेड ना हो, उसमें हमने 3-4 एक्शन लिए हैं एनसीओसी के रिकमेंडेशंस पे। उसमें एक तो पार्क हम 6 बजे बंद कर रहे हैं, उसके अलावा रात को 10 बजे हर किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर रहे हैं। मास्क के ऊपर हमने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है कि तमाम इनक्लोज स्पेसेस के अंदर हर बंदे के लिए अब जरूरी है कि वो मास्क पहने। अगर वो नहीं पहनेगा तो ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बन चुका है, यानी कि पुलिस उनको किसी भी टाइम अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी मैजिस्ट्रेट, विदाउट एनी वारंट। और आज मैंने खुद भी जाके मेट्रो के अंदर भी छापे मारे हैं, 6 में रेड्स किए हैं, आपारा में रेड्स किए हैं, 4-5 लोगों को अरेस्ट भी किया है, 100 के करीब लोगों को हमने जुर्माने भी किए हैं। आज भी हमने 15 शॉप्स को भी सील किया है। मरकज के अंदर यूनियंस को बुला के, ट्रेड यूनियंस को बुला के उनको भी हमने सारा ये समझाया है, यूनिवर्सिटीज को, स्कूल्स को समझाया है। इस टाइम भी हम 45 से ज्यादा स्कूल्स को सील कर चुके हुए हैं, जिनके अंदर 2 से ज्यादा केसेस थे। 10 गलियां हमारी सील है और यूनिवर्सिटीज भी सील है, जैसा आपको पता है कादियान यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी वगैरह। तो स्कूल्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा कंसर्न्स लोगों के मौजूद हैं कि छोटे बच्चे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की जब हम बात करते हैं तो सर बस में तो कोई 50-60 स्टूडेंट्स जो हैं वो इकट्ठे जा रहे होते हैं, और फिर जब ऑफ होता है, ख़त्म होती है आपकी क्लासेस ख़त्म होती हैं, तब भी बहुत बड़ा वहाँ पे झुमघटा नज़र आता है। अब आप लोग किस किस को जाके पकड़ेंगे, तो असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, क्या किया जाए? कोई अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है हमारी मैनेजमेंट की तरफ से? मैं बिल्कुल, आपने सही बात की है कि हमारे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम हर जगह हर बंदे को तो नहीं पकड़ सकते। जैसे आप देखें, हम शादी हॉल्स के अंदर हमने मैनेजमेंट को इंश्योर करवाया, वो टेम्परेचर भी चेक कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अब शादी हॉल्स के अंदर जो लोग आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, उनको हर किसी को पकड़ना, कभी दूल्हे को या किसी को, वो इम्पॉसिबल काम है। इसमें अब हमारी जो कैंपेन चल रही है वो यही है कि अब कोरोना जो है ये हर बंदे ने इसके साथ सीखना, इसके साथ रहना सीखना है, और हर बंदे ने खुद इसका एम्बेसडर बनना है, खुद इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करनी है और खुद इसकी इन्फोर्समेंट करानी। अगर हर इस्लामाबाद का शहरी खुद इसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं करता तो ये इंतजामिया के बस की बात तो नहीं है कि वो हर घर में जाए या हर कमरे में जाए और हर बंदे को कहे। तो इसलिए इसी के ऊपर हम कैंपेन भी कर रहे हैं। आज हमने बड़ी मैसिव कैंपेन की है और थैंक यू सो मच, पीटीवी ने भी इसमें हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। आपके प्रोग्राम से भी, वसासत से भी ये बात हमारी लाखों लोगों तक पहुंच रही है, और हम बाकी मीडिया चैनल से, सोशल मीडिया के ऊपर भी हम पूरी कैंपेन कर रहे हैं, पुलिस के जरिए भी कैंपेन कर रहे हैं। आज प्रेस क्लब के साथ मीटिंग थी, वो भी हमारा इसमें साथ दे रहे हैं। तो अपनी जितनी कोशिश है वो हम सब कर रहे हैं। तो हमजा शफकात साहब, जो लोग घरों में बैठे इस वक्त देख रहे हैं आपको, और हमारे यहाँ चूंकि एक बड़ा मसला ये है कि लोग तो ये समझते हैं कि शायद कोरोना जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जब तक आप बहुत अपने करीब में कोई ऐसा वाकया ना देख लें या किसी की डेथ ना खुदा ना खास्ता हो जाए। तो आपका क्या मैसेज होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? जी हमजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल इशू है। अभी हम डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम तो हो रहे हैं। हमजा शफकात साहिबा जैसे बात कर रहे थे, डॉक्टर अरूज साहब भी हमें बता रहे थे कि इस वक्त करंट जो है वो सिचुएशन क्या है। आप लोग इस वक्त क्या इकदाम कर रहे हैं? क्या हम ये समझें कि स्मार्ट लॉकडाउन अभी कुछ किसी हद तक तो हमें नज़र आ रहा है कि होना शुरू हो गया है, आगे क्या होगा? किस तरह से ऐसा ही लॉकडाउन देखेंगे हम जैसे पहले था? हाँ जी, देखिए एनसीओसी की जो डेली ब्रीफिंग्स होती हैं और उसके अंदर जो डाटा आता है पूरे मुल्क से, उससे एक बड़ी वाज़ेह पिक्चर सामने आ जाती है कि कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, कौन से एरिया तक स्प्रेड हो रहा है, इसका ट्रेंड क्या है, कौन सी जगह जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। तो उस डाटा की रोशनी के अंदर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। और पिछली दफा भी मैं समझती हूँ कि इसको जिस तरह से कंट्रोल किया गया था स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू, वो उसी स्ट्रेटजी का नतीजा था जो कि एनसीओसी में बनाई जाती थी। सही। तो अब भी जो डाटा आ रहा है तो जाहिर है कि उसकी रोशनी में आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की, जैसे भी इन्होंने बताया, 10 गलियों को लॉकडाउन किया गया है क्योंकि वहाँ पे हॉटस्पॉट मौजूद थे। इसी तरह जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनमें चूंकि वो स्प्रेड का सोर्स बन रही थी, तो उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी एसओपीज भी और अपनी डायरेक्शन जो है वो इशू कर दी है। तो पब्लिक गैदरिंग्स को जो है वो लिमिट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और इस दफा चूंकि हम देख रहे हैं कि लोग उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं जिस तरह पहली दफा तो एक कुछ खौफ था लोगों में, या कुछ तो एक कुछ अमल दरामद हो रहा था, लोग घरों में भी रुके थे, मगर अब चूंकि वो नहीं हो रहा तो अब गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगी और उसके अंदर जुर्माने भी होंगे, अरेस्ट भी होगा। जैसे अभी बताया, दुकानें भी सील हो रही हैं, स्कूल भी सील हो रहे हैं। तो ये सारे इकदाम जो हैं ये लिए जाएंगे ताकि लोगों को इन चीजों पे अमल दरामद करवाया जाए। तो क्योंकि खुद से इस दफा लोग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो पिछली दफा आया था, और ये बड़ी खतरनाक बात है जी। बिल्कुल, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है, तो दिनों में आज से 1-1.5 हफ्ता पहले 300 में केसेस थे, अब तकरीबन 900, यानी कि 3 टाइम्स जो है ये कुछ 1-1.5 हफ्ते के अंदर केसेस जो है वो बढ़ गए हैं। और लोगों की जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे, बाजारों में, मार्केट में बिल्कुल मास्क की पाबंदी नहीं हो रही थी, इसीलिए आज जो मैं समझती हूँ कि इकदाम किया गया है कि मास्क को जो है मैंडेटरी करार दे दिया है और इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा और उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। तो अगर मास्क की ही पाबंदी अगर ये लोग करना शुरू कर दें तो उससे भी जो है वो बहुत सारी बचत हो सकती है, क्योंकि बिल्कुल वैक्सीन के आने का मुस्तकबिल करीब में कोई चांस नहीं है और सिर्फ ये एहतियाती तदाबीर ही हैं जो कि लोगों को बचा सकती हैं इससे, और इस चीज को लोगों को समझना पड़ेगा। और जिस तरह से पिछली दफा जब ये वेव आई थी तो मीडिया ने एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो मैं देख रही हूँ कि फिर ये 2-1 दिन से दोबारा से मीडिया जो है उसने दोबारा कोरोना को जो है वो उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो आई एम श्योर ये हुकूमत, मीडिया, लोकल इंतजामिया सब मिलके जो एक बहुत अग्रेसिव अप्रोच कर रहे हैं, इससे इंशाल्लाह जो है वो फर्क पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर मुख्तार साहब, आपके लिए बहुत सारे सवाल आते हैं। मुझे पहले तो बताइएगा कि ये बताया जा रहा था इस वायरस के हवाले से कि ये हैयत बदल बदल के अटैक कर रहा है और ऐसे ही करेगा। डेंगू के हवाले से इन्होंने बताया डॉक्टर हसन उरूज साहब ने कि वो 4 इकसाम की वैक्सीन उसके लिए बनेगी, वो ये या उसकी 4 इकसाम है। इसके कितने इकसाम है? ये तो एक बहुत बड़ी फैमिली है। इस हवाले से क्या होगा? और सिम्टम्स के हवाले से मुझे बताइएगा कि अब आजकल मौसम इस तरह का है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो फ्लू और बुखार वगैरह इस तरह से, तो सिम्टम्स भी जो है वो ओवरलैप कर रही हैं। तो कैसे हमें ये मालूम हो कि ये कोविड-19 का शिकार है कोई इंसान? तो क्या किया जाए सर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वो वैक्सीन की जो बात हो रही थी वो डेंगू के हवाले से जो है ना, देखें वैक्सीन आ भी जाए तो 1 साल बाद पता चलता है कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है। सही है। तो हमें इसके बारे में हमेशा काशियस रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि सिम्टम्स के बारे में मेरे ख्याल में हम इतनी बात कर चुके हैं, नाउ एवरीबॉडी इज ए डॉक्टर जो है ना, अगर कोविड-19 की बात की जाए। लेकिन इसकी दिन ब दिन सिम्टम जो है ना बढ़ती जा रही हैं। मेनली इट्स ए रेस्पिरेटरी वायरस। लेकिन इसकी देखिए, मैं बिकॉज आई एम ए रेट्रोवायरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो रेट्रोवायरसेस पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर HIV का वायरस। अब HIV की हर प्रोटीन जो है ना, उसकी 8 या 9 प्रोटीन्स हैं,
तो हर प्रोटीन एक सेपरेट बीमारी क्रिएट करती है। ठीक है। अब ये जो कोविड-19 है इसकी 29 प्रोटीन है एंड यू कैन इमेजिन अबाउट दिस वन कि इससे हर जो प्रोटीन है दैट हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग सम न्यू डिजीज। तो अभी तो हम इसको सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहे। और जहां तक ये आपके इसकी किस्में कितनी हैं, देखें ये वायरस ये आरएनए वायरस और ये वायरस कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। एक से जब जो है ना ये दूसरा वायरस बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंज आ चुकी होती है और ख़ास तौर पर ये एक फाइट चलती है इंसानी जिस्म के दरमियान और इन्फेक्शियस एजेंट के दरमियान। जैसे ये कोविड-19 किसी भी इंसान में जाता है तो हमारे जिस्म की ये कोशिश होती है कि मैं इसको इतना जो है ना वीक कर दूं कि ये जो है ना किसी दूसरे इंसान में जाए तो इतना ताकतवर ना हो। एंड सेम वायरस डू। सर वेदर का भी कोई इस पे इम्पैक्ट है? कोई जिस तरह से कहा जा रहा था कि गर्मियों में कम होगा और सर्दियों में शायद ये बढ़ जाता है, तो क्या इसमें भी कोई हकीकत है? देखिए साइंटिफिक स्टडीज इस पे जो है ना इसको सपोर्ट नहीं करती। हाँ वेदर का इस लिहाज से है कि जैसे ही कोल्ड वेदर होता है तो उसमें जो है ना दूसरे जो राइनो वायरसेस हैं जो कि नज़ला जुकाम फैलाने वाले वायरस हैं उनके साथ इसकी सिम्टम जो है ना क्लिनिशियंस के लिए बड़ा टफ हो जाता है कि किस तरीके से वेदर एक पेशेंट जो आ रहा है, क्योंकि दोनों जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं कि क्या वो कोविड-19 का पेशेंट है या फिर जो है ना उसके लिए स्पेसिफिकली जो है ना टेस्टिंग जो है ना हमें बहुत ज़्यादा जो है ना उस सिलसिले में हेल्प करती है। एंड आई डोंट थिंक कि वेदर इसको इन्फेक्शन को कम करता है या ज़्यादा करता है, उसके बारे में हमें कोई आप कह सकते हैं कि अभी तक इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। हमजा शफकात साहब की तरफ दोबारा मुझे जाना है, उन्होंने फिर हमें ज्वाइन किया है। हमजा साहब एक तो मुझे ये बताइएगा कि आप लोग इस वक्त जो स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि मास्क के बगैर कोई बाहर नहीं निकलेगा, लोगों को अरेस्ट भी कर रहे हैं, मैरिज हॉल्स वगैरह मार्केट्स वगैरह बंद हैं, पार्क्स 6 बजे बंद कर देंगे, 10 बजे का टाइम दिया है, तो सर ये काम तो बड़ा मुश्किल है। क्या स्ट्रैटेजी आप इस वक्त अपना रहे हैं कि लोग तो हमारे मार्केट्स में जो है वो धड़ाधड़ आपको बाहर हुजूम नज़र आ रहा है, लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, तो इसके लिए कोई ख़ास लाइहा अमल आपका हो मार्केट्स के हवाले से ख़ास तौर पर और दुकानें टाइम पर बंद करवाने के हवाले से? दूसरा ये है कि 3249 केसेस बताया जा रहा है कि जो इस्लामाबाद में रजिस्टर हुए हैं, जो रजिस्टर्ड केसेस हैं, तो सर इस हवाले से हमें भी थोड़ा सा बता दें कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जो सारी सिचुएशन है उसको किस तरह से देखा जा रहा है, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ जो हमारे टोटल केसेस हैं इस टाइम पूरे इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में पहले दिन से लेके आज तक अगर टोटल केसेस देखे जाए तो 20,000 के करीब केसेस हैं। उन 20,000 में से 17,000 से थोड़े से ऊपर लोग हैं जो बिल्कुल सेहतियाब हो चुके हुए हैं। इस टाइम पर जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस है, यानी कि इस टाइम पर इस्लामाबाद में जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस है वो 1500 हैं। जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में तकरीबन हमारी एवरेज 4,000 से 5,000 के करीब हम डेली टेस्ट कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ की टीम ने इतना ज्यादा काम किया है कि इस्लामाबाद में 22 लाख की पॉपुलेशन में से हम 5 लाख लोगों का टेस्ट कर चुके हुए हैं। ठीक है। और हम जो भी जिसको भी सिम्टम्स होते हैं वहां पर भी हमारी टीम जाती है, जो हमारी हेल्पलाइंस पे कॉल करता है वहां पर भी जाते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमारी इस टाइम पाकिस्तान में बेस्ट आ रही है, तो हम हर पॉजिटिव केस को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो उनको तो हम ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग भी कर रहे हैं और उनको हम क्वारंटीन भी कर रहे हैं। उस वक्त में तो हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी कामयाब जा रही है। ठीक है। जहां तक आप SOP की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपने बात सही की है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे पास तो 7-8 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनके थ्रू हम हर घर के अंदर नहीं जा सकते, हर गाड़ी को हम उस तरह चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए इसमें हमें आवाम की मदद की जरूरत है। पहले भी हमने ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी टाइम आ गया था अगस्त के अंदर के पर डे सिर्फ 4 या 5 केसेस हो रहे थे। जी बिल्कुल। तो हम पहले भी इसमें कामयाब हुए हैं, वही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। हम अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे, वार्निंग्स भी इशू करेंगे, फिर मैसेज एक्शन भी करेंगे, अरेस्ट भी करेंगे। तमाम जो हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स अवेलेबल हैं उन सबको हम इस्तेमाल करेंगे और जैसे हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जात में हमें सक्सेस दी है, इंशाल्लाह इस महीने के अंदर अंदर नवंबर में भी हम इंशाल्लाह जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। हमजा साहब हमारे साथ ही हैं, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर हसन साहब, सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त इन्होंने कहा कि जितने टेस्ट हो रहे हैं 4,000 से 5,000 तक लोग जो है वो टेस्ट कर चुके हैं, हमारे पास क्या कैपेसिटी है यहाँ पर इस्लामाबाद की? अगर हम बात कर लेते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करें, खुदा न खास्ता जिस तरह से सेकेंड वेव के हवाले से बताया जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा भी हो सकती है, पहले से ज़्यादा हो सकते हैं, तो क्या हम संभाल लेंगे, ये सारी चीजें कवर कर लेंगे इसको? जी इंशाअल्लाह ताला। समझने की बात ये है कि सेकंड वेव है, पहली वेव में प्रिपरेशन हमारी उतनी हम इनिशियल फेज में थे, नया नया ये एपिडेमिक आया था,
हम समझने की भी कोशिश कर रहे थे, जराए भी नहीं थे। अब एनडीएमए और इंस्टीट्यूशन ज़्यादा एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हमें अपने प्रोटोकॉल्स का पता है, हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का पता है, हमें ये पता है, हर शख्स को पता है, चाहे वो गांव में रहता हो चाहे वो शहर में रहता हो, कि इस वायरस से बचा किस तरह जा सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में शुरू में ये था कि हमने 10 बेड्स रखे, उसको 100 किए, 100 को 200 किए। इस वक्त जो आपका सवाल है उसका जवाब ये है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल्स में कोऑर्डिनेशन भी ज्यादा है, डैशबोर्ड है जिस पे डेली डाटा आता है, हर हॉस्पिटल का स्टेटस पता चलता है कि इतने बेड्स हैं, इतनी कैपेसिटी है, इतना बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर्स ज्यादा ट्रेंड हैं, नर्सेज और डॉक्टर्स ज्यादा ट्रेंड हैं पहले के मुकाबले में, तो यानी अब अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हुई है, बहुत बेहतर है। मैं समझता हूँ कि 10 गुना ज्यादा बेहतर है। तो बीइंग ए डॉक्टर आप मुझे जरा ये भी अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें कि क्या ये दोबारा वायरस अटैक कर सकता है, ये इम्यूनिटी की मुद्दत कितनी होती है? कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद 3 माह के बाद ये दोबारा जो है आपको अटैक कर सकता है वायरस। इस हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही हैं, ये रूमर्स ही हैं या वाकई इसमें कुछ नहीं? इसमें एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है जिसमें वो बताते ये हैं कि री इन्फेक्शन के केसेस भी आना शुरू हो गए हैं, यानी जहां जिन लोगों को एक बार ये इन्फेक्शन हुआ था उनको दोबारा अटैक किया और वो दोबारा इस मर्ज में मुब्तला हुए हैं। तो अब बात ये है जो लोग ये बीमारी भुगत चुके हैं जी, वो आराम से सुकून से ना बैठ जाएं कि अब हमें किसी एहतियात की जरूरत नहीं है। आपको भी उतनी ही एहतियात की जरूरत है जितनी बाकी लोगों को है, यानी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखें इसमें बड़ी एक छोटा सा एक नुक्ता ये है, जिस तरह अभी हमजा शफकात भी बता रहे थे, हमारे इसमें जो पाकिस्तान में स्पेशली जो क्योर रेट है, यानी अगर 100 लोगों का हुआ है तो 98% लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन आप उस मरहले में क्यों पड़े कि आपको मर्ज हो, आप उस 10 या 14 दिन उससे गुजरे, बुखार से, सांस के उखड़ने से, खांसी से, इसमें स्मेल की कुव्वत और टेस्ट की कुव्वत भी फर्क पड़ जाती है और शदीद वीकनेस होती है। अब बेतहाशा लोगों के घरों में कोरोना के मरीज रह चुके हैं, आप उनसे पूछिए कि वो किस कर्ब से गुजर चुके हैं। 98% जरूर वो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि कौन सा आदमी उस 2% में शामिल हो जो सीरियस हो। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये वायरस अपनी ज्यादा विरुलेंस के साथ आ रहा है, यानी इसकी जो शिद्दत है वायरस की बीमारी पैदा करने की और इंसान पे अटैक करने की, वो ज्यादा शिद्दत के साथ आया है। इसके भी रिसर्च पेपर्स कुछ छप चुके हैं। तो सर ये बच्चों के हवाले से जो बात हो रही है इसमें भी कुछ हकीकत है कि इस मरतबा अब ये बताया जा रहा है कि आपके बॉडी जो ऑर्गन्स हैं मुख्तलिफ, उनको भी अटैक कर सकता है, आपके लीवर को, आपके हार्ट को, और बच्चों को भी जो है ये अटैक कर सकता है? जी डेफिनेटली। अभी इसमें भी हकीकत है। बच्चों में पहली जो लहर आई, बच्चों में अटैक बहुत ही कम हुआ है, लेकिन कम हुआ था। इस बार अभी भी कम ही रिपोर्ट हुआ है बच्चों में बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम का जरा डिफरेंट निज़ाम होता है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया, इसकी 29 प्रोटीन्स हैं। 29 प्रोटीन से मुराद है कि वो हर प्रोटीन जो है आरएनए, इसके जो वायरस की साख्त है वो लिवर पे, लंग्स पे, किसी भी चीज के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि हमारे पास एक बहुत ही आसान टूल मौजूद है और वो अपने आप को बचाने का है। वो एक 10 रुपए के मास्क से वही है आपकी, हमारी वही वैक्सीन है। वैक्सीन की गैर मौजूदगी में वही हमारी वैक्सीन है। बहुत आसान भी है और सादा भी है। आपने कहा कि बड़े सस्ते मास्क मिल जाते हैं, सैनिटाइजर्स भी मिल जाते हैं। अब हमजा शफकात साहब से हमने ये पूछना है सर कि जब भी पहले भी हमने देखा कि मेडिकल स्टोर्स पर बड़ा वो कहत ही पड़ गया कि आपको ना तो मास्क दस्तियाब थे और ना ही आपको सैनिटाइजर्स मिल रहे थे, और जहां मिल रहे थे वहां वो बहुत महंगे मिल रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एक गरीब मुल्क के जहां पे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, कपड़े का मास्क भी जो है उनको सजेस्ट किया जाता है कि उसका वो इस्तेमाल करें, और बजाय ये कि आपको चीज़ वो मिले ही ना। ये भी एक बड़ा यानी आप क्या कह सकते हैं कि बड़ा अफसोसनाक पहलू है। तो इसको भी देखा आप लोगों ने, इस मरतबा भी देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने ये सही कहा है कि पिछली दफा भी जो फर्स्ट जो हमारी स्पाइक आई थी और उस टाइम पे हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स ने अपने रेट्स बहुत इंक्रीज किए, तो उसके ऊपर हमने फौरी एक्शन लिया और हमने उनकी कैप की, मैक्सिमम प्राइसेस और एग्जेक्टिव ऑर्डर्स भी इशू किए। उसमें इस्लामाबाद रेगुलेटरी हेल्थ अथॉरिटी का भी क़याम हो चुका है और उन्होंने भी देखना शुरू किया और हमने कहा कि जो प्राइस होगी आप अपनी वेबसाइट पे भी देंगे ताकि किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो।
जहां तक मास्क की बात है तो पहले तो वो बहुत ज्यादा उसकी प्राइसेस बढ़ गई थी क्योंकि सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रही थी और एकदम कमी हो गई थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल भी इसकी स्टॉक टेकिंग की है। हम डेली बेसिस पे मास्क की और सैनिटाइजर की स्टॉक टेकिंग कर रहे हैं। इस टाइम इस्लामाबाद में 3.5 लाख मास्क मौजूद है हमारी दुकानों में। तो शॉर्टेज नहीं है। इसकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही है 10 से 30 रुपीज में। 30 रुपीज वहां पे है। ऑब्वियसली अगर आप महंगी दुकान से लेने जाएंगे और उसका रेंट भी ज्यादा होता है, दुकानों के अपने किराए बहुत ज्यादा है, तो वो 30 रुपीज तक है। वरना नॉर्मली अगर आप कहीं बाहर से लेंगे तो वो 10 रुपीज तक में मिल रही है। लेकिन हम सरकारी इदारों में, प्रेस क्लब में फ्री मास्क भी तकसीम कर रहे हैं। आज से हमने मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। कल इंशाल्लाह पीटीवी में भी फ्री मास्क हम तकसीम कर रहे हैं। पहले भी हमने लोगों में तकसीम किए हैं। तमाम पुलिस फोर्स जो हमारी 20,000 के करीब जवान है उनको भी फ्री मास्क दे रहे हैं। प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी हमने एनडीएमए से दोबारा रिक्विजिशन कर ली है। तो इंशाल्लाह इसकी कमी नहीं होगी। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो हमने 144 लगाया है उसमें जरूरी नहीं है कि आप क्लिनिकल मास्क पहने। ठीक है, हमने लिखा है कि फेस मास्क डैश कवर। अगर आप कोई कपड़े से भी अपना मुंह कवर कर रहे हैं, आप अपने कोई घर से भी, अगर आप घर से भी बना के मास्क पहन रहे हैं तो वो उससे काम चल जाएगा। मतलब 70-80% उससे काम चल जाता है। बिल्कुल। बाकी हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली N95 मास्क चाहिए होते हैं, ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है। आम लोगों के लिए तो इतना भी काफी है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा हमजा साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुख्तसर से अगर कोई मैसेज आप यहाँ पर आवाम को देना चाहें। मेरा आवाम को सिर्फ एक ही मैसेज है कि 3 चीजें करनी है सबने। एक तो ये कि मास्क पहनना है, कोशिश करें कि अपने आप को डिस्टेंस रखें, कांग्रीगेशन में या कलेक्टिव एरियाज में ना जाएं। और तीसरा ये है कि अपने हाथ बार बार धोते रहें और अगर हाथ गंदे हो तो उसको मुंह के करीब मत लेके जाएं। सिर्फ 3 ये काम अगर कर लें तो मैं बड़ी प्राउडली कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह हम इसी महीने में ही अपनी जो स्पाइक है इसको कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमजा शफकात साहब मौजूद थे, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब हमारे साथ इस सारी डिस्कशन में, डॉक्टर हसन अरूज साहब हमारे साथ मौजूद रहे, डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद रहे। कोविड-19 के हवाले से हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। वॉर फुटिंग पे काम करना होगा और एकदम से जो है वो सिचुएशन फिर ख़राब हो गई है। लेकिन लोगों का रवैया जो है वो अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। उसको अगर मैं ये कहूँ कि गैर जिम्मेदाराना रवैया है तो मेरा ख्याल है वो गलत नहीं होगा कि बिल्कुल इसको नॉर्मल लिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं और हजूम से बार बार मना किया जा रहा है कि ऐसी जगहों पर मत जाएं, चाहे बाजार है, मार्केट्स है। हमारे यहाँ लोग जलसों में शरीक हो रहे हैं और हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग हैं। बाकी आपको समझदार है कि इससे क्या नुकसान आपका हो सकता है। इसके साथ ही नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।